अंग्रेजी में एमएलए को राज्यपाल कौन? पहले तो ये बताइए कि नेता कैसा होना? एक लड्डू एक गुप्ता जी के घर खाए, दूसरा लड्डू आप एक कुशवाहा जी के घर प्रेम संबंध। ये थोड़े है कि मैं दिल्ली में व्यापारी हूँ और डायरेक्ट भाजपा का टिकट लेके यहाँ। आपको लगता है बार बार नेता वर्ग कहता है कि आप अपनी पूरी जमीन जायदाद को बेचकर चुनाव में आए हैं, तो जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप पहले जब पास आता है तो ऐसे ही देखिए एक काफिला आपके गांव तक पहुंचता है, और जब आपका काफिला आपके गांव तक पहुंचता है तो शायद आपके गांव की तस्वीर दिखती है। और आज गांव की तस्वीर दिखाने के लिए हम भी हैं, क्योंकि विधानसभा 333 के उम्मीदवार हैं राजेश प्रताप राव और बंटी राव। तो आज इनके साथ हम सफर की शुरुआत करते हैं, वो इसलिए क्योंकि जरूरी ये है कि आखिर ये जब दिन भर भ्रमण करते हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील करते हैं, तो आज पूरे दिन आपके साथ रहना चाहते हैं हम, इसलिए क्योंकि दिन की शुरुआत करते हैं और यहाँ से काफिला जहाँ भी आपका जाएगा वहाँ विधानसभा 333 की जो राजनीति है उतल पुतल में है, और कहा जाता है कि सपा वर्सेस भाजपा का एक खेला है। तो सर शुरुआत करें? बिल्कुल, चलिए, आपका इस यात्रा में स्वागत है। तो चलिए, जब स्वागत हो गया है, आपके नेता ने स्वागत कर दिया है, तो चलिए आगे, और आगे की तरफ चलते हैं, कूच करते हैं गांव की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि ये सफर कहां तक जाता है और आपके नेता क्या क्या मुद्दा जनता के बीच रखते हैं। तो देखिए, सफर की शुरुआत तो हमने कर दिया है, गाड़ी में बैठ गए हैं और आगे जो है नेता के आपकी गाड़ी चल रहा है। तो अब जानना ये है कि जहां जहां पहुंचेंगे, देखिए चाय की दुकान से हम जरूर उनसे बातचीत करेंगे, वो इसलिए क्योंकि चाय की दुकान से राजनीति बहुत गर्माहट में होती है। जिस तरीके से चाय उबलती है वैसे ही राजनीति में गर्माहट इस समय 333 की है। तो देखिए ये काफिला आगे और पीछे थोड़ा सा दिखाइए, और तब देखेंगे आगे की तरफ क्या नीति कूटनीति है यहाँ के लिए। जन सैलाब उमड़ा हो और जन समर्थक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज हम एक व्यक्ति विशेष के साथ चल रहे हैं, उसके क्योंकि आज दिनचर्या दिखाने आए और बताना है गाँव के लिए क्या। तो भैया जिले में सबसे ट्रेंडिंग अगर कोई न्यूज चल रहा है तो फुल फार्म का चल रहा है। देखिए क्या है, फुल फार्म लोग पूछे जा रहा है, तमाम नेता वर्ग से पूछा गया, लेकिन बता ही नहीं पाए क्या है एमएलए का। सवाल आपसे भी क्योंकि ट्रेंडिंग सवाल है। देखिए, अंग्रेजी में एमएलए को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और हिंदी में उसको कहा जाता है विधानसभा सदस्य। अंग्रेजी में उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाता है विधानसभा सदस्य। और ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। बड़े सरल तरीके से तो इन्होंने कटाक्ष मार लिया। कटाक्ष क्या मतलब, इन्होंने अपने प्रश्न को काट लिया। अब नए तरीके से नए प्रश्न को पूछते हैं कि आप जैसे गांव में आए हैं, गांव में घूम रहे हैं, गांव में सबसे बड़ी अव्यवस्था क्या लगती है? हर गांव के, चूंकि तमाम गांवों को आपने घुमा होगा, देखा होगा करीब से, तो सबसे अव्यवस्था क्या होगी, सबसे बड़ी अव्यवस्था? क्योंकि गांव से आप ताल्लुक रखते हैं और कहीं ना कहीं बताते होंगे कि आप इस क्षेत्र के नेता हैं, तो बताइए सर गांव। देखिए, गांव की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो शिक्षा है। जो हमारी प्राथमिक एजुकेशन सिस्टम है उसमें मूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, और हमारे जैसा एमएलए जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको और विस्तारित रूप देगा। जब शिक्षा का बजट पेश होगा या शिक्षा में विधानसभा में जब शिक्षा के ऊपर बहस होगा, तो शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्राथमिक शिक्षा को, उच्चतर शिक्षा को कैसे और बेहतर और टेक्निकल और भी आसान किया जाए, जिससे गांव में ही बैठकर पढ़कर लड़का और बड़े बड़े कंपटीशन आईआईटी देना हो, चाहे एमबीबीएस के एग्जाम्स देने हो, चाहे जो भी बड़ा परीक्षा हो, उसका प्रिपरेशन अच्छा तरीके से गांव में ही रह के कर सके, उसको बड़े शहरों की तरफ न जाना पड़े। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिस पे सबसे ज़्यादा काम करने की। तो क्या आपके गांव की जो शिक्षा प्रणाली है वो मौजूद है क्या? क्या आपके गांव का जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो भी मजबूत है क्या? क्या आपके गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बना क्या आपके गांव में मूलभूत सुविधाएं पहुंची भी है क्या? ये सारे चीज को जानने के लिए नेताजी के साथ आज सफर में हैं। वो इसलिए क्योंकि गांव हम बार बार करते हैं, ज़्यादातर लोग इस पे नागवार लगता है इस बात को कि आखिर ये गांव पे क्यों फोकस करता है। वो इसलिए क्योंकि गांव से ही पहचान है, और गांव आपको कहां से कहां पहुंचाता है ये भी महत्व रखता है। तो देखिए, नेताजी वोट की अपील भी धीरे धीरे कर रहे हैं अपने पक्ष में कहीं ना कहीं। तो ये
क्योंकि क्रम चल रहा है, वो इसलिए क्रम चल रहा है कि अपने भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र और अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जिस तरीके से नेताजी गाँव की मूलभूत सुविधाएं न हो पाती हैं, तमाम दावे होते हैं, तमाम वादे होते हैं, उसके बाद एक नेता चुना जाता है, एक प्रतिनिधि चुना जाता है। तो क्या लगता है सर, पहले तो ये बताइए कि नेता कैसा होना चाहिए? देखिए नेता जो है उसको सर्वसुलभ होना चाहिए। नेता कितना भी बड़ा नेता हो जाए और अगर वो सर्वसुलभ नहीं है, जनता उससे आसानी से मिल नहीं पाती है, तो उसके नेता होने का कोई मतलब नहीं है। तो नेता का पहला गुण हो कि वो सर्वसुलभ हो। दूसरा गुण उसका ये होना चाहिए कि जिस विधानसभा से वह प्रतिनिधित्व करने वाला हो, उस विधानसभा का गांव और गांव की प्रॉब्लम, टोला टोले की प्रॉब्लम्स की उसको जानकारी हो। जब तक वो टोले की जानकारी नहीं होगा, गांव की जानकारी नहीं होगा, तब तक ना वहाँ की प्रॉब्लम्स को वो जानेगा और ना उस प्रॉब्लम्स को ठीक करने का काम कर पाएगा। अच्छा, जिस विधानसभा से आप लड़ रहे हैं उसकी जनसंख्या भी होगी, कितनी जनसंख्या सर? यहाँ की जनसंख्या लगभग 4.5 लाख के करीब वोटर्स हैं और जनसंख्या लगभग 5.5 के आसपास। अच्छा, जातीय समीकरण को चुनाव लड़ेंगे या विकास के सीधे सीधे मुद्दे पर आप आगे करके चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जातीय समीकरण राजनीति में कोई नेता, देखिए जो नेता होगा ना, तो नेता की कोई जाति नहीं होती है। नेता मतलब होता है नेतृत्वकर्ता, और नेतृत्वकर्ता किसी जाति का है। नेतृत्वकर्ता मतलब वो पूरे समाज का नेतृत्वकर्ता होगा। तो इसलिए नेता का मतलब होता है कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व। अच्छा, आपके पीछे सिर्फ युवा ही दिख रहा, मतलब युवा, भारत कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है और आपके साथ युवाओं का देखना बहुत सानिध्य है। तो उन युवाओं के लिए अगर आप जीतते हैं, आप जनता यहाँ आपको अपना नेतृत्व सौंप देती है, तो इन आपके पीछे चलने वाले इन युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? क्योंकि देखिए क्या होता है, अपना सब कुछ त्याग के आपके पीछे आपके लिए ही जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आप भी सुन रहे हैं इस बात को, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का फ्यूचर को साधते हुए बात कीजिएगा। देखिए, इन युवाओं को ये लग रहा है कि हमको समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हमको लैपटॉप मिलेगा, हम उससे पूरी दुनिया को देख सकेंगे, हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी में वो सहायक होता है। गरीब के लिए लैपटॉप बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए ये नौजवान जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हमें लैपटॉप मिलेगा, हमें नौकरियां मिलेंगी, हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हमें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हमें हर तरह की व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये इसलिए ये देखिए, हम जब से गांव में आए तब से देख रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां लड्डू मिल रहा है आपको, जहां जा रहे हैं कुर्सी बिछी है। मतलब क्या प्री प्लानिंग है या फिर? देखिए, प्री प्लानिंग नहीं है, कोई प्री प्लानिंग करके ऐसा काम नहीं कर सकता है। यह जो है प्रेम है, ये प्लान नहीं है, ये प्रेम है। प्लान से किसी के दरवाजे पे कुर्सियां नहीं बिछ सकती हैं। ये कुर्सियों पे बैठ के ही बात करते हैं, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं 333 विधानसभा की काफी हद तक बढ़ गई हैं। और नेताजी ये भी है कि विधानसभा 333 की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं विधानसभा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है, आप देख रहे हैं कुशीनगर का नाम जो है विश्व पटल पे अपने इतिहास को दर्ज कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जब विश्व पटल पे अपने इतिहास को दर्ज कर रहा है ये राजनीति यहाँ की, तो राजनीति विधानसभा तक ही सीमित रहना चाहिए या फिर राजनीति के ऊपर उठकर चले जाना चाहिए? देखिए, विधानसभा एक बेहतर प्लेटफॉर्म है राजनीति करने का, जिससे आदमी उसमें वहां पहुंचकर अपनी राजनीति को विधानसभाओं से भी ऊपर उठा सकता है। तो एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप कितने भी बड़ा नेता हैं, लेकिन आपको बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो आप अपनी बात को सही जगह पर नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी बात को बेहतर तरीके से रखेंगे और पूरा देश और दुनिया उसको सुनेगा। देखिए भाई, ये देख रहे हैं बिस्किट, फिर ये अलग वैरायटी का बिस्किट वहाँ देख लीजिए, और लड्डू भाई इनके दोनों हाथ में था, तो हर जगह जा रहे हैं लड्डू, फिर लड्डू आ गया आपके पास। हनुमान जी का आप नाम लेते हैं। अभी एक लड्डू एक गुप्ता जी के घर खाए, दूसरा लड्डू आप एक कुशवाहा जी के घर पाए। तो ये मदन राय जी का घर है, मकसूदन राय जी का, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। जब मकसूदन बचपन में थे, हमें लग रहा है अब तो वो लखनऊ में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मकसूदन जब छात्र थे
तैयारियां करते थे लखनऊ में जाके, तो मैं जब जाता था लखनऊ तो मुझे रोटी और सब्जी बना के मकसूदन खिलाते थे। उस तब से संबंध है, ये नहीं ये प्रेम संबंध, ये थोड़े है कि मैं दिल्ली में व्यापारी हूँ और डायरेक्ट भाजपा का टिकट लेके यहाँ आ गया हूँ। कहीं ना कहीं आप कटाक्ष मार गए। नहीं, ये कटाक्ष नहीं है, ये यथार्थ है, ये सत्यता है। जिस ग्राम सभा में आप मैनपुर घूम रहे हैं, मैनपुर के प्रधान हैं आप, इस मैनपुर के, और मैनपुर का दीना पट्टी कौन है, कुकुर पट्टी कौन है, सीव पट्टी कौन है, ये बता दे पीएन पाठक जी, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं विधानसभा 333 की कितने करीब से देखने की बात आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं। क्या वाकई आप राजनीति छोड़ देंगे अगर पीएन पाठक की बात बता देंगे तो? अभी लेकिन अभी ये आप सुना देंगे तो उनका चेला चपाटी ले आके घुमा देंगे। अभी बुलाइए, इसी दरवाजे से कहिए कि आपको शिव पट्टी जाना है, और मुझको भी ले चलिए, उनको भी, मेरे आंख पर पट्टी बांध दीजिएगा, तब भी मैं शिव पट्टी कुकुर पट्टी पहुंच जाऊंगा। अच्छा, वो चाचा जो है बड़े अभिलाषी होकर इनकी तरफ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे बात करना जरूरी है। तो नेताजी आप नाश्ता कीजिए, तब तक फिर लड्डू खाइए, चाचा से बात करते हैं। नेताजी आयल बाटे हैं, ये बतावा कि बेटा की तरह देखा था कि नेता की तरह देखा था? नेताजी के नेता की तरह। हाँ, जैसे हम पूछता नहीं कि बेटा की तरह बेटा माना था कि नेता माना था? बेटू मानता नहीं, नेतू मानता नहीं। अच्छा, आशीर्वाद रही कि? बिल्कुल आशीर्वाद रही, बिल्कुल। उम्मीद कुछ बा? हाँ, कुछ उम्मीद बा? अरे बिल्कुल बाल चुनाव जीती है भाई, उम्मीद का कहला। अच्छा प्रधान जी, आप इस ग्राम सभा का नेतृत्व करते हैं, क्यों बंटी राव को ही आपने पसंद किया? क्यों नहीं पीएन पाठक? क्यों नहीं अन्य दलों के नेता को आपने पसंद किया? ये युवा हैं, सबके सुख दुख में ये रहते हैं, लगातार ये 20 वर्षों से संघर्षरत हैं। ये हर गांव में, हर इनके विधानसभा के जितने गांव हैं, हर गांव में 2-4-10 लोग इनको जानते हैं, इसीलिए हमने इनको पसंद किया है। अच्छा, इनकी क्वालिटी अगर पूछे, क्या क्वालिटी है नेताजी की? अब इसके बाद क्या क्वालिटी बताऊं? ये महत्वपूर्ण क्वालिटी, सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी ये है कि ये सुख दुख के सहयोगी हैं। जब आधी रात को इनको बुलाइए, ये तैयार रहते हैं, आते हैं हर जगह, आपके समय पे खड़े रहते हैं। जी, आप प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो देखिए बड़ा दायित्व तो आपके कंधे पे है। सूट बूट पहने हैं व्हाइट कलर का, क्योंकि नेता जो है टोपी पहन के रहता है इसलिए, और कुर्ता पजामा ज्यादा देखने को मिलता है। सूट बूट पे शायद कोई हमको मिला, पहली बार आप मिले हैं। तो एक आरटीओ लखनऊ जो अजय त्रिपाठी हैं, उनके बाद सूट बूट में आप ही एक नेता मिले हमको। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का नाम सुने होंगे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो भी हमेशा सूट में ही रहते हैं और पैंट शर्ट पे ही रहते हैं, सिविल ड्रेस में रहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि बंटी राव जी क्यों आपकी पसंद है? इसलिए पसंद है कि आज से लगभग 20 साल से लगातार इस क्षेत्र में हर जनता के, हर जाति धर्म से ऊपर उठ के हर गरीब का, मजलूम का सहयोग किए हैं। उनके दुख सुख में जाते हैं। 12 बजे रात को भी जरूरत पड़ती है तो जनता के बीच में ये उपस्थित। क्या गारंटी है कि विधानसभा का नेतृत्व मिलने के बाद फिर बंटी राव इस ग्राम सभा में घूमेंगे? ऐसा भी हो सकता है ना कि तब देखिए तमाम दावे होते हैं, वादे भी होते हैं। आप प्रधान बने होंगे, आप जिलाध्यक्ष बने होंगे, तो तमाम दावे वादे के बाद एक नेता, एक जनप्रतिनिधि चुन लिया जाता है, लेकिन बाद में फिर वही जनता उन नेताओं को गाली देती है। वो इसलिए क्योंकि उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, उनके पास जो जन योजना होती है वो नहीं पहुंच पाती है। हमारे बुजुर्ग लोग एक कहानी बताते हैं कि बच्चों का पाँव पलने में ही दिखता है कि कितना वो योग्यता है उसके अंदर है और कितना काबिलियत है। तो इन्होंने 20 साल से संघर्ष करके दिखा दिया है जनता के बीच में कि मैं काबिल हूँ और इस क्षेत्र के विधायक बनने लायक हूँ। अच्छा, उस दिन जवानी का चर्चा हो रहा था जब आप आए थे, तो दे जवानी बंटी राव, कुछ ऐसा नारा चल रहा था। ये हाँ, तो ये जवानी कुर्बान करते रहे। तो आखिर इन युवाओं से पूछना, भाई जवानी क्यों कुर्बान करते रहे बंटी राव? कितना विश्वास है? क्या बिल्कुल विश्वास है। बंटी भैया हम लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और कोई नेता जो है कि कभी पीएन पाठक जी को तो हम लोग जानते भी नहीं थे, आज आए हैं। अब 15 दिन में क्या ये पूरा विधानसभा घूम लेंगे क्या? और कोई भी बच्चा हो, कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो, बंटी भैया को अगर याद किया है तो समय से वहाँ उपस्थित हुए हैं। बंटी भैया में सारी क्वालिटी है। हाँ, देखिए हम जहाँ जा रहे हैं बैठने को मिल रहा है, भ्रमण करने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम नेताजी को बैठने नहीं देंगे, कहेंगे कि चलिए गाँव में। तो नेताजी आपके पास जनाधार भी है, जनसैलाब भी है,
और एक जाते जाते एक प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। इनसे सवाल पूछना ये है कि इन पे आरोप लगता है, तमाम लोग आरोप लगाते हैं कि पूरा जमीन जायदाद बेच के भी चुनाव लड़ते हैं। तो ये चूंकि ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर पक्ष और विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो ये मुद्दा शायद काफ़ी ट्रेंड करता है। तो ये आरोप आप पे लगता है, बार बार नेता वर्ग कहता है कि आप अपनी पूरी जमीन जायदाद को बेचकर चुनाव में आए हैं, तो जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप पहले अपने आप को स्टैंड करेंगे, अपने आप को बनाएंगे। देखिए, इस चुनाव में की बात नहीं है। चुनाव तो मैं 2012 से लड़ रहा हूँ और ज़मीन आप अगर कुछ देवरिया रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे या कसिया रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे तो ज़मीन मेरी बिक रही है 2002 से। विधानसभा तो 2012 से मैं लड़ा हूँ। ज़मीन मेरी बिकी है, मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है। मैं अपने जीवन में एक पान का शैली तक नहीं खाया हूँ। कोई बहुत लग्जरियस जीवन जीने का मेरा शौक़ नहीं है। मेरा देवरिया, कुशीनगर, कसिया, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली में कहीं आवास नहीं है, मकान नहीं है। जाता हूँ तो छोटे से होटल में रुकता हूँ। तो जो मेरी ज़मीन बिकी, कोई गरीब मेरे दरवाजे पर चला आया और कहा कि भैया पैसे के अभाव में मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, तो मैंने अपना ज़मीन बेच दिया, लेकिन उस भाई की बेटी की शादी कभी रुकने नहीं दिया। कोई मेरा साथी आके कह दिया कि मेरे बेटे का भैया पैसे के अभाव में दवाई ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, मैंने अपना ज़मीन बेच दिया, लेकिन उस बेटे को कभी मरने नहीं दिया। जो भी हुआ, कोई नौजवान चला गया, कहा कि भैया हमारे वहाँ लक्ष्मी पूजा है, हमारे वहाँ दुर्गा पूजा है, हम पंडाल सजाए हैं, हमारे वहाँ रामलीला है, हम क्रिकेट मैच का आयोजन किए हैं, हम वॉलीबॉल फुटबॉल का आयोजन किए हैं, हम कबड्डी का आयोजन किए हैं, हमने कहीं से पैसा उपलब्ध कराया, ज़मीन बेच दिया, लेकिन उस नौजवान का मनोबल कभी गिरने नहीं दिया। तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ज़मीन बिक गया, तो ज़मीन जायदाद नौजवानों के हौसले और उस गरीब के बेटे और बेटी की पढ़ाई, दवाई और उसके शादी से इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, मेरा ज़मीन इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सिरे से तो इन्होंने बहुत हल्के तरीके से खारिज कर दिया, लेकिन लपेटे में लेना भी बाकी है आपको, और सोच रहे हैं कि पार्ट 2 कर दें आपके लिए, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ देखिए भाई नाश्ता और कटोरी और ये पूरा चेयर मिल जा रहा बैठने के लिए, तो नेताजी चल ही नहीं पा रहे हैं। रामचंद्र चौधरी जी का ये घर है जी, ये रामचंद्र चौधरी जी का घर है। ये बिरादरी, धोबी बिरादरी के हैं, अनुसूचित बिरादरी के। आपको अभी यहाँ दिखा होगा असली समाजवाद। पहले गए एक गुप्ता जी के वहाँ, फिर गए एक कुशवाहा जी के वहाँ, फिर एक गए बाऊ साहब के वहाँ, फिर एक आ गए अनुसूचित के घर पानी पीने के लिए। तो इससे बेहतर समाजवाद और इससे बेहतर लोगों का प्रेम और क्या मिल सकता है। नीति रणनीति की बात करें, नीति रणनीति बिना भौकाल के, बिना सरल अंदाज में चाहते हैं नीति रणनीति आपकी विधानसभा के लिए। देखिए, हमारी रणनीति तो जनता बना रही है। मैं इस गांव में घुसा हूं तो मुझे भी नहीं पता है कि किसके किसके दरवाजे पे मुझे बैठना है। ये तो यहाँ की जनता तय की है कि यहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है, यहाँ पानी पीना है, यहाँ चाय पीना है। तो जो कुशीनगर की विधानसभा की नीति और रणनीति है वो कुशीनगर की जनता ही बना रही है। मैं तो भ्रमण ही करता रह जा रहा हूँ। 12:30 बजे रात को घर पहुँचता हूँ, सुबह मुझे एक स्लिप थमा दिया जाता है कि इस गाँव में जाना है। कुशीनगर में बहुत सारी विधा हैं, यहाँ तमाम प्रतिभागी भी हैं, प्रतियोगिता भी लोग अलग अलग लोग कराते हैं। उन हुनरमंद बच्चों के लिए या उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए या जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ करेंगे बंटी राव अगर नेतृत्व मिलता है उनके हाथों में? तो क्योंकि ज़रूरी अहम इसलिए होता है क्योंकि युवा वर्ग जो है, जैसे हमारे एज के वर्ग के, अगर मुझे प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं कुछ बढ़िया करूं, ये मेरा प्रयास रहता है। ऐसे तमाम युवा जो आपके साथ दिख रहे हैं, इनका ये प्रयास रहता है कि अगर उनको प्लेटफॉर्म मिले तो शायद बेहतर कर सके, लेकिन कदाचित किन्हीं वजहों से नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए बिल्कुल ठीक बात है। मैं इस बात को शायद आज पहली बार बोलने जा रहा हूँ। आप लोग ही सवाल पूछते हैं, इस तरह का सवाल कोई खड़ा भी नहीं करता है। हमसे आधे में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3 क्रिकेट एसोसिएशन है। आज दुनिया में सबसे रिचेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन कोई है तो BCCI है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सबसे रिचेस्ट है। महाराष्ट्र के अंदर तीन महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, 3 क्रिकेट एसोसिएशन है। एक इतने मेरे से, हम लोग से आधे में भी।
और उनसे दूने में हम उत्तर प्रदेश है। हमारे पास केवल एक क्रिकेट एसोसिएशन है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। हमारी ये बात भी है और ये बात जनप्रतिनिधियों को भी बहुत मजबूती से उठाना चाहिए। मैं तो जाऊंगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तो जरूर इस पे सवाल करूंगा, और सवाल ही नहीं खड़ा करूंगा, मैं एक पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन को जरूर बनवाने का काम करूंगा कि यहाँ के नौजवान यहाँ स्टेडियम बने, यहाँ खेल की विधाएं आवें, यहाँ बेहतर संसाधन उपलब्ध हो, क्योंकि हमारे पास स्किल की कमी नहीं है, केवल संसाधनों की कमी है। वो संसाधन उसको पूरा किया जाए। एक और सवाल जाते जाते पूछ लेते हैं, वो इसलिए लंबा खींच रहे हैं ताकि लपेटे में कहीं आप आ जाए और ज़रूरी भी है, क्योंकि नेता वर्ग, जैसे हमने बोला था कि जनता की जो अपेक्षाएं वो नेता तक नहीं पहुंच पाती। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जैसे आप जो बताएंगे, जैसे मुद्दा मैंने कई बार आपसे पूछा है, कई बार इंटरव्यू किया है हम लोगों ने, तो मुद्दा आपसे पूछा गया, मुद्दा लोगों ने जाना है, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि आपके मुद्दे को जनता जान गई, लेकिन जनता का जो मुद्दा है वो आप तक पहुँचा? बिल्कुल पहुँचा, क्यों नहीं पहुँचा? जो जनता के बीच में ही है। आप लोगों से सैकड़ों बार मेरी मुलाकात किसी न किसी दाह संस्कार को करके निकलते हुए किसी न किसी गांव में हुआ होगा। आप लोग भी मेरे ही तरह सड़कों पे ही हैं, मैं 2-3 साल से देख रहा हूं। तो जो जनता के बीच में रहेगा, मैनपुर में जो आएगा, वो मैनपुर रजवा बर की क्या प्रॉब्लम है, दीना पट्टी की क्या प्रॉब्लम है, सीव पट्टी की क्या प्रॉब्लम है, कुकुर पट्टी की क्या प्रॉब्लम है, तो जो आएगा जनता के बीच में वही जानेगा जनता की समस्याओं को, वही जनता की प्रॉब्लम्स को जानेगा। रजवाबर का नाम लिया आपने, रजवाबर का, उसकी अगर प्राथमिकता से समस्या पूछे तो उस गांव की समस्या बताइए, प्रमुख समस्या बताइएगा, सबसे बड़ी अव्यवस्था उस गांव की बताइएगा सर। देखिए, उस गांव की अव्यवस्था नहीं, उस गांव को बेहतर बनाने की का सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। वह गांव जो है, शायद रजवाबर को आप बहुत ढेर सारे लोग नहीं जानते होंगे। रजवाबर एक ऐसा सेंटर है जहां से बिहार तक की गाड़ियां सब्जी लोड करने सुबह आती हैं। उस रजवाबर में शायद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को पता ही नहीं होगा कि इस विधानसभा में सब्जियां कहां उगती हैं सबसे ज्यादा। 2 सेंटर यहां सब्जी उगाने का सबसे बड़ा है, एक मल्लूडी में है और एक रजवाबर में है। उनको ऐसा मार्केट उपलब्ध कराने की जरूरत है, उनकी ऐसी मार्केटिंग करने की जरूरत है कि उनकी सब्जी जो है वह लखनऊ के मार्केट, दिल्ली के मार्केटों में जाके बिके। इस तरह की व्यवस्था वहां के लोगों को देने की जरूरत है। दूसरी उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनको पता है इस बात को कि हम ये चीज सब्जियां उगा रहे हैं, वो सब्जी कैसे ज्यादा, कौन सा टमाटर बोए कि वो ज्यादा से ज्यादा फसल दे, कौन सा लौकी बोए कि सबसे ज्यादा से ज्यादा ये फसल दे। इसका भी एक ट्रेनिंग सेंटर या इस तरह का एक एजुकेशन सेंटर वहाँ देने की जरूरत है, जो कृषि से जुड़ी हुई हो और उनको ये बताए कि ये चीज़ आप बोइए, ये इन चीज़ों को बोइए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभकारी फैलेगा। बिल्कुल। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, मानते हैं? राजनीतिक संभावनाओं का खेल तो है ही है, लेकिन राजनीति सबसे बड़ा कर्मों का खेल है। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ एक शख्स माननीय मुलायम सिंह यादव, जो स्कूल के एक अध्यापक थे, वह इस प्रदेश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठते हैं। ये केवल संभावनाएं नहीं थी, यह उनका कर्म था कि उनको सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा। अच्छा, विधानसभा में जब नेता बना के भेजा जाता है तो उनका दायित्व होता है कि विधानसभा सदन में आवाज़ उठाए। वो आवाज़ उठाने का महत्वता कितना होता है ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे नेता वर्ग आवाज़ उठाया नहीं है। आपके तमाम जो कुशीनगर में 7 विधानसभा आता है, और विधानसभाओं को अगर देखा जाए लिस्ट निकाल के, तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी बोला ही नहीं सदन में। तो इसका महत्व क्या है ये बताइए। देखिए, हमारे गाँव में कहावत है कि जब तक लइका रोवेला नाई तौले माई दूधो नहीं पियावेले। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं वहां खड़ा होके, वहां अरबों खरबों का बजट पेश होता है। जब शिक्षा का बजट पेश होगा तो आप खड़ा होके बोलेंगे कि हमको एक शानदार विद्यालय रजवाबर में चाहिए, हमें एक मैनपुर में चाहिए, एक दीना पट्टी में चाहिए, तभी तो मिलेगा। और आप सो जाएंगे तो आपको विद्यालय मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए विधानसभाओं में सवाल खड़ा करने की जरूरत है, विधानसभाओं में बोलने की जरूरत है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कैसे देखते हैं? मैं तो पहले ही बताया रहा, राजनीति महत्वाकांक्षाओं का खेल नहीं है, कर्मों का खेल है, और कर्म के आधार पे ही महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होती है। कटाच को सौंदर्य पहना के बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके साथ चुनावी यात्रा किया मैंने।
बहुत लपेटने की कोशिश की हर जगह से, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े शानदार तरीके से आपने इसको लिया और बहुत बहुत शुक्रिया। विधानसभा 333 में मौजूद थे और प्रत्याशी थे राजेश प्रताप उर्फ बंटी भैया। वो इसलिए इनके साथ आज आए थे कि आखिर इनका मुद्दा पता चल सके, कितने सरल स्वभावी हैं ये पता चल सके, जनता के लिए क्या कुछ लेके आए हैं ये पता चल सके, और गांव की न्यू में जब वोट की अपील कर रहे हैं तो उस गांव को कितना करीब से जानते हैं ये पता चल सके, आपके गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है ये जान सके, आपके गांव की स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत है कि नहीं ये जान सके, आपके शिक्षा प्रणाली कितनी मजबूत है ये जान सके। इसलिए आज से हमने चुनावी इस यात्रा का हमने शुरुआत किया था और ये पहला एपिसोड है चूंकि हमारे कुछ समाचार का, तो इसलिए प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा और इसी तरीके से हम फिर नेक्स्ट किसी प्रत्याशी के साथ मुलाकात करेंगे और उनके साथ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, पूरे मुद्दे के साथ और गांव का भ्रमण उनको करेंगे और लपेटे में लेना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और चूँकि बहुत सारे नेताजी जो MLA का फुल फॉर्म में नहीं बता पा रहे हैं तो उनसे भी पूछा जाएगा और तमाम सवाल जवाबें और जवाबदेही तय करके जाएंगे फिर किसी नेता के साथ, जहाँ लगे जब भी लगे कि आप ये बताना है कि इन नेताओं के साथ हमें आना चाहिए तो बिल्कुल निसंकोच उठाइएगा फ़ोन और हमें सूचना दीजिएगा, कुछ इन समाचार को बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ से इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के इस न्यूज़ से हम आपसे अलविदा लेते हैं। ये गांव है और गांव से कहीं ना कहीं नेता वर्ग सीना चौड़ा करके बताता है, अपना नाम बताता है, अपना पता बताता है और ये कहता है कि मैं इस विधानसभा का इस क्षेत्र से ये नेता हूँ, संबंध रखता हूँ इस क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं इसकी भी महत्वता ज़्यादा है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।